बेटा देखो, आज हमारे पास कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 3 ऑफ सिविक्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 3, पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉ। ठीक है, इस चैप्टर में मेनली हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट क्या होता है, इसमें कौन कौन से मेंबर्स इंक्लूड होते हैं, प्लस हम लॉज को कैसे फॉर्म करते हैं, लॉज को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, इस चैप्टर को देख लो, हमारे पास क्या है इंट्रोडक्शन में, पहले मैंने क्या लिखा है आपके पास कि पार्लियामेंट होता क्या है। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर की जो हेडिंग है उसको समझना मस्ट है। ठीक है, तो पार्लियामेंट लिखा है हमारे पास। पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा हाउस जिसमें हमारे कंट्री के जितने लॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, हमारे नेशंस के जितने मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह, वो लोग क्या करते हैं, साथ में मीटिंग असेंबल करते हैं और एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अपना डिसीजन फाइनलाइज करते हैं। ठीक है, अब वो टॉपिक क्या हो सकता है, चाहे वो कोई बिल पास करना हो, चाहे किसी पॉलिसी को अप्लाई करना हो, कुछ भी रिलेटेड टू द कंट्री, उस चीज से रिलेटेड जब हम कोई लॉ वगैरह बनाते हैं तो वो सारी चीजें हम कहाँ पे करते हैं? अपने पार्लियामेंट में। क्लियर है? ठीक है, इसको क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट के अंदर हमारे पास दो हाउसेस इंक्लूड होते हैं, फर्स्ट वन इज राज्यसभा एंड सेकंड वन इज लोकसभा। दे बोथ इंक्लूड सम ऑफ द मेंबर्स। ठीक है, दोनों के अंदर ही कुछ मेंबर्स पाए जाते हैं। अब देखो डेफिनेशन देख लो आप लोग एक बार। पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ इंडिया। द इंडियन पार्लियामेंट कंप्राइजेस ऑफ टू हाउसेस, दैट इज राज्यसभा एंड लोकसभा। क्या बोला बच्चे कि पार्लियामेंट क्या होती है? हमारी एक सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी होती है। सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी, सुप्रीम का मतलब वो चीज है जो बिल्कुल टॉप लेवल पे हो, हमारी कंट्री में वो चीज है जो बिल्कुल टॉप लेवल पे हो। तो पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी, हमारी कंट्री की ऐसी बॉडी है जो बिल्कुल सुप्रीम में होती है और जो क्या है? लेजिस्लेटिव है। लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है कि जहां पे सारे डिसीजन वगैरह लिए जाते हैं, जहां पे लॉज की फॉर्मेशन होती है। तो इट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द कंट्री ऑफ इंडिया। क्लियर है? इट इंक्लूड्स टू हाउसेस, राज्यसभा एंड लोकसभा। सिंपल। ठीक है, ये था हमारा पार्लियामेंट का मतलब। ठीक, अब पार्लियामेंट का मतलब हमने पढ़ लिया। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हमने अंदर क्या पढ़ा था कि जब हमारा इंडिया किसके शासन में था? ब्रिटिशर्स के शासन में। एंड बिफोर ब्रिटिशर्स हम किसके अंडर में थे? मुगल्स के अंडर में। ठीक है, तो हमारे साथ क्या होता, इंडियंस के साथ क्या होता? इनडायरेक्टली हमें कहीं ना कहीं इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा था कि हमको किसी भी चीज में अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही थी। ठीक है, जब कौन है? ब्रिटिशर्स आए तो हम लोगों को किस तरह से ट्रीट किया, जैसे वी आर काइंड ऑफ लेबर्स। ठीक है, हमको एक लेबर के तौर पर ट्रीट किया जा रहा था, ना बोलने का राइट था, ठीक है, ना अपनी मर्जी से कुछ करने का राइट था, ना किसी चीज में हमको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी जाती थी। यानी कि हमको हमेशा, वो लोग क्या रहते थे, हमेशा डोमिनेंट प्लेस पे रहते थे और हमको ऐसे हमेशा नीचे गिरा के रखते थे। तो उस वजह से क्या हुआ, हम इंडियंस को कभी ये चीज फील हुआ ही नहीं कि इंडिपेंडेंस नाम की चीज क्या होती है, क्योंकि हम खुद के एक सेल्फ डिसीजन मेकर नहीं थे। जो करना है हमारे लिए सही है गलत है, उस चीज का डिसीजन कौन लेता था? ब्रिटिशर्स। क्लियर है? तो देखो इस चैप्टर में इन्हीं सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि इंडिपेंडेंस मिलने के बाद क्या क्या चेंजेस आए। हमने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करा। डेमोक्रेसी का मतलब पता है? ठीक है, एक होती है मोनार्की और एक क्या होती है हमारी डेमोक्रेसी। मोनार्की मतलब जब किसी कंट्री में किसी एक ही का शासन हो, किसी एक ही राजा का शासन हो। तुम कहोगे दीदी वो मर गया तो बेटा वो मर जाएगा तो उसका बेटा आ जाएगा, वो मर जाएगा तो उसका बेटा, यानी कि जो शासन है किसी एक ही फैमिली का चलते हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मुगल्स या फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिशर्स। ठीक है, जैसे मुगल से बाबर गए, ठीक है, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, ये सब आते गए, यानी उन्हीं की पीढ़ी के लोग आ रहे हैं ना। जो एक टाइप के मतलब जो लोग हमारे लिए खड़े थे, ठीक है, हमारा एज ए रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, वो कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। कोई और क्या मेंबर वहां का हो सकता था? नहीं ना। हमको क्या कभी राइट मिला कि हम भी अपनी कंट्री के लिए कुछ डिसीजन ले? नहीं, क्योंकि हम खुद के लिए सेल्फ डिसीजन मेकर नहीं हो पा रहे थे, तो कंट्री के लिए हम ये सब कैसे करते? ठीक है, तो हमने उस इरा में रहकर कभी ये चीज जानी ही नहीं कि इंडिपेंडेंस होती क्या है। क्लियर है? इस चैप्टर में इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि आफ्टर डेमोक्रेसी जब हमने अडॉप्ट कर ली डेमोक्रेसी को, हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया, तो हमने क्या क्या चेंजेस देखे। क्लियर है? देखो नेक्स्ट टॉपिक बेटा मेरे पास क्या है? व्हाई शुड पीपल डिसाइड, व्हाई शुड पीपल डिसाइड। ये चीज बच्चे हमको क्लियर है कि अब आफ्टर द डेमोक्रेसी, मोनार्की मतलब किसी एक का शासन, और डेमोक्रेसी मतलब एक ऐसी जगह जहां पे गवर्नमेंट की पावर्स कुछ हाथों में डिवाइड हो रखी है। जो गवर्नमेंट की पावर्स है वो कुछ लोगों में डिवाइड है, केवल एक ही का शासन नहीं है। क्लियर है? तो बोला है, अच्छा देखो डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो हमारी सरकार बनती है उसको कौन इलेक्ट करता है? जनता, पब्लिक इलेक्ट करती है। कौन इलेक्ट करता है? पब्लिक इलेक्ट करती है। तो पब्लिक के पास सारा राइट है ना। ठीक है,
तो मेरे पास अगला टॉपिक क्या है कि व्हाई शुड पीपल डिसाइड, कि लोगों को ये क्यों डिसाइड करना है कि हमारे कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा। ठीक है, कि हमारे कंट्री का जो पीएम है, प्रेसिडेंट है, मिनिस्टर से सारे कौन होंगे, ये राइट जनता को ही क्यों दिया गया है। ठीक है, व्हाई शुड पीपल डिसाइड, इसके बारे में देखो क्या दिया है। As we know, we got independence from British colonial rule on 15 August 1947. ठीक है, क्या बोला बच्चे, when do we celebrate Independence Day? 15 अगस्त, है ना। हम इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं और हमको इंडिपेंडेंस मिला कब था, 15 अगस्त 1947। ठीक है, तो क्या बोला बेटा कि जैसा कि हमको पता है, हमको ब्रिटिशर्स के शासन काल से, ब्रिटिशर्स के रूल से हमको आजादी कब मिली, 15 अगस्त 1947, जब हमारे देश के कुछ वीर लोगों ने अपनी जान का बलिदान दिया। ठीक है, अपने जीवन का बलिदान दिया। हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने, हमारे बहुत सारे लीडर्स ने बहुत लंबे टाइम तक सरवाइव करा, लड़ाई करी, किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ, ताकि उनकी आगे आने वाला जो फ्यूचर है इंडिया का, वो सिक्योर हो सके, वो सेव हो सके, उनको वो सेम इरा फेस ना करना पड़े जो कि हमने फेस करा, किसके इरा में रहकर, ब्रिटिशर्स के। क्लियर है, हम जिस तरह से प्रेशराइज हुए उस तरह से हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को प्रेशराइज ना होना पड़े। क्लियर है, तो क्या बोला यहाँ पे कि हमें इंडिपेंडेंस मिली थी ब्रिटिशर्स के काल से कब, 15 अगस्त 1947। द इंडियन पब्लिक वाज नॉट अलाउड टू मेक देयर ओन डिसीजंस। ठीक है, क्या बोला है कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिला, इंडिपेंडेंस से पहले हम इंडियंस को इस चीज की आजादी नहीं थी कि हम अपना खुद का डिसीजन ले सके। ठीक है, हम किसी भी चीज के रिगार्डिंग अपने डिसीजन नहीं ले सकते थे। आगे क्या देखो, द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एवरीथिंग एंड द पीपल वर अफ्रेड टू क्रिटिसाइज एनी गवर्नमेंट डिसीजन। ठीक है, क्या बोला है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एवरीथिंग। ठीक है, हम लोग किसके एरा में थे, बिफोर इंडिपेंडेंस किसके एरा में थे, ब्रिटिशर्स के। तो ब्रिटिशर्स ने हमको इस तरह से कंट्रोल किया था कि उनके डिसीजन के अगेंस्ट हम उनको मना कर ही नहीं सकते थे। उन्होंने चाहे हमारे लिए जो डिसीजन लिया हो, चाहे वो हमारे लिए कितना भी बुरा, बट हम उनके अगेंस्ट क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, उनके अगेंस्ट खड़े नहीं हो सकते, उनको ये नहीं बोल सकते कि हम आपके डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ठीक है, हमको इतना भी राइट प्रोवाइड नहीं करा गया था। क्लियर है, बिफोर इंडिपेंडेंस। और जब हमको इंडिपेंडेंस मिल गई उसके बाद क्या चीज है वो हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर है, देखो आगे क्या है, पीपल आर नॉट अलाउड टू मेक देयर ओन डिसीजन, फेस डेंजर व्हेन क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट डिसीजन। हमारी गवर्नमेंट कौन थी, ब्रिटिशर्स थे, तो हम अपने ब्रिटिशर्स के डिसीजन को, गवर्नमेंट के डिसीजन को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे, हम उस चीज के लिए अलाउड नहीं थे, हमें उस चीज के लिए परमिशन नहीं मिली थी कि आप गवर्नमेंट के डिसीजन को क्रिटिसाइज कर सको या फिर उनके अगेंस्ट खड़े हो जाओ। इन केस अगर हम गवर्नमेंट के डिसीजन के अगेंस्ट खड़े हो जाते थे, ब्रिटिशर्स के डिसीजन के अगेंस्ट अगर हम खड़े हो जाते थे, तो हमको क्या, या तो पनिश किया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था, या फिर डायरेक्ट मार दिया जाता था। ठीक है, सिंपल है था। अच्छा, इतना ज्यादा जो जुल्म कर रहे थे, कर किस पे रहे थे, केवल इंडियंस पे, केवल इंडियंस पे। जो उनके ब्रिटिशर्स रहते थे उनको किसी न किसी प्रेसिडेंसीज में हायर करवा दिए जाते थे। ठीक है, किसी न किसी या तो पोस्ट पर रख दिए जाते थे, या फिर कोई प्रेसिडेंसी दे दी, किसी एरिया को संभालने के लिए दे दिया, कुछ ना कुछ उनको वर्क दे दिया जाता था। लेकिन जो जुल्म करा जाता था, किस पे करा जाता था, इंडियंस पर। तो इवन आफ्टर अगर हम उनके अगेंस्ट खड़े हो जाते थे, या तो हमको जेल हो जाती थी या तो हमको मार दिया जाता। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो क्या है, फ्रीडम मूवमेंट ऑन 15 अगस्त चेंज्ड सिचुएशन। क्या बोले बच्चे कि जब हमको फ्रीडम मिली थी 15 अगस्त 1947 को, ये फ्रीडम एक दिन की फ्रीडम नहीं थी, ये हमने आजादी को जो गेन करा, ये एक दिन का काम नहीं था बच्चे। ठीक है, इसने बहुत साल ले लिए। जब गांधी जी ने 19वीं सेंचुरी में इंडिया के अंदर एंटर करा, तब से इस चीज की समझो स्टार्टिंग हो गई थी। ठीक है, तो क्या बोले कि हमें जब फ्रीडम मिली, हमें जब इंडिपेंडेंस मिली, उसके बाद जो हमारी कंट्री की सिचुएशन थी पूरी तरीके से चेंज हो गई थी। किस वे में चेंज हो गई थी, क्योंकि बिफोर इंडिपेंडेंस तो हमारे पास कोई राइट था ही नहीं, ना कुछ करने का, ना डिसीजन लेने का, ना कहीं आने का, ना कहीं जाने का। ठीक है, तो हमारे पास हमको इंडिपेंडेंस मिली, तब हमारे पास क्या आई, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी मतलब हमारी जो सरकार थी कुछ हिस्सों में डिवाइड हो गई। ठीक है, और पावर सबके हाथ में थी, किसी एक के हाथ में पावर नहीं थी, जैसे किसमें होता था, ब्रिटिशर्स में, कि पावर केवल ब्रिटिशर्स के पास। वैसा नहीं था, अब डेमोक्रेसी आ गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था, तो क्या हुआ था, हम लोगों के पास अब राइट था हर चीज का, हम इंडियंस के पास अब हर चीज का राइट था कि हम किसी भी चीज के रिगार्डिंग अब डिसीजंस ले सकते हैं। तो हम इंडियंस को तो ऐसे ही में रहने के हैबिचुअल हम थे ही नहीं। ठीक है, पहले कौन थे, मुगल्स, उन्होंने भी ऐसे करा।
ठीक है। उसके बाद कौन आया, ब्रिटिशर्स, उन्होंने भी सेम वैसी करा। सेम वैसी करने का मतलब समझे मैं क्या कह रही हूँ, कि मतलब शासन एक ही का था। मुगल्स के टाइम पे भी शासन मुगल्स का, ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी शासन किसका, ब्रिटिशर्स का। क्या हमको कभी आजादी मिली कि हम जो चाहते हैं उस चीज को हमारी कंट्री में लाया जाए, हमारी प्रॉब्लम को, हमारी दिक्कतों को समझे, ऐसा हुआ नहीं। तो जब आफ्टर इंडिपेंडेंस हमको ये चीज मिली, ठीक है, तो हमको मतलब ये चीज ना इस चीज को हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हम ऐसे ही में तो कभी रहे नहीं। अब जैसे गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन ले लिया तो उसके अगेंस्ट खड़े होना है या नहीं होना, ये सोचने में भी हमको टाइम लगता था, ठीक है। तो पहले तो हमको ये मौका दिया नहीं जाता था, अपॉर्चुनिटी हमको मिलती नहीं थी कि आज सरकार के अगेंस्ट खड़े हो सकते। तो क्या बोला, जब हमको इंडिपेंडेंस मिल गई थी उसके बाद पूरी सिचुएशन चेंज हो गई थी। उसके बाद हम लोगों को ये राइट मिल गया था कि हम किसी भी चीज के रिगार्डिंग डिसीजन ले सकते हैं, और हमारे पास हर चीज के लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी है। क्लियर है। नेक्स्ट है जो क्या है, सिटीजन हैव राइट टू चूज रिप्रेजेंटेटिव। जो सिटीजन है यानी कि हम लोग जो इंडियन पब्लिक है, अब इन लोगों के पास अपने खुद के रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने का राइट था, जो कि हमारे पास ब्रिटिशर्स के टाइम पे नहीं था, ठीक है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, सिचुएशन चेंज हुई। पहली सिचुएशन इसमें से क्या क्रिएट हुई कि हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का राइट मिल गया। ये राइट हमको किस तरीके से प्रोवाइड हुआ, एक फेयर इलेक्शन करवाते, एक हम इलेक्शन करवाते जिसमें ऑल द पीपल हु आर अबव द एज ऑफ 18 हैव द राइट टू वोट। अब वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे किसी भी रिलीजन को, चाहे किसी भी कास्ट को, चाहे किसी भी कलर को, चाहे किसी भी जेंडर को, ठीक है। हर किसी को राइट था कि जैसे वो 18+ होगी उनके पास क्या है, वोट देने का राइट है। तो एक इलेक्शन के थ्रू, एक फेयर मीडियम से हमने क्या करा, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया। मोदी जी को पीएम हमने बनाया, प्रेसिडेंट हमने बनाया, सीएम हमने बनाया, एमएलए हमने बनाया। तो हमारी जो गवर्नमेंट बॉडी जितने भी लेवल पे है, उनके पास जो भी पावर्स है, उनको ये पावर्स तभी मिली है जब वो हमारे थ्रू सिलेक्ट हुए हैं, जब हमने उनको इलेक्ट किया है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आ जाओ, क्या है बेटा मेरे पास, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रन बाय कंसेंट, अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट। क्या बोला है कि हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट थी, अब वो क्या हो चुकी है, उसमें डेमोक्रेसी अडॉप्ट कर लिया गया है। तो वो क्या हो गई है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जहां पे पावर सबके हाथ में डिवाइडेड है। क्या बोला है कि जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो किस तरीके से चलती है, कंसेंट, अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। हमारी सरकार जनता के कंसेंट से, उनके अप्रूवल से और उनके पार्टिसिपेशन से ही चलती है। जब तक जनता किसी चीज के लिए राजी नहीं होगी तब तक वो चीज आप कंट्री में अप्लाई कर ही नहीं सकते। जब तक जनता की उसमें सहमति नहीं होगी आप वो चीज नहीं कर सकते। जब तक उनका अप्रूवल नहीं होगा आप किसी भी चीज को कंट्री के अंदर नहीं कर सकते। तो बीइंग द गवर्नमेंट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम क्या करें, जनता से उनकी राय पूछें, ठीक है, उनका कंसेंट ले, उनका अप्रूवल ले, और उस चीज में उनका पार्टिसिपेशन पूछें, ठीक है, उस चीज में उनका पार्टिसिपेशन करें। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे क्या बनाना है, सीएम बनाना है अपने स्टेट का, ठीक है, तो क्या सीएम जैसे पीएम ने डिसाइड करा वही बन जाएगा? ऐसे तो अपना आदमी बना सकते हैं। हमने क्या बोला, अब हमारी कौन सी गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में तो राइट किसको मिला है, जनता को। तो जब तक जनता का कंसेंट नहीं होगा, उसका अप्रूवल नहीं होगा और उसका पार्टिसिपेशन नहीं होगा इलेक्शन में, क्या सीएम बन सकता है? नहीं। तो विदाउट द अप्रूवल, कंसेंट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रन नहीं कर सकती। क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, क्या था कि जैसे गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट बहुत सारी चीजों में डिसीजन लेती है, ब्रिटिशर्स तो वो भी बहुत सारी चीजों में डिसीजन लिया करते थे। अब जो हमारी गवर्नमेंट है वो कौन सी गवर्नमेंट है, एक डेमोक्रेटिक हमारी गवर्नमेंट है। तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है अब क्या है, उनकी जो डिसीजन मेकिंग क्वालिटी है वो इंप्रूव हो गई है। डिसीजन मेकिंग की जो क्वालिटी है वो क्या हो गई है, इंप्रूव हो गई है। क्यों इंप्रूव हो गई है? क्योंकि अब जो वो लोग डिसीजन लेंगे वो केवल अपने बेसिस पे नहीं लेंगे, उनका जो भी डिसीजन होगा वो किसके कंसेंट से होगा, जनता के कंसेंट से, पब्लिक के कंसेंट से ही वो अपना हर एक डिसीजन को लेंगे। क्लियर हुआ? विदाउट द परमिशन ऑफ पब्लिक दे आर नॉट अलाउड टू हैव एनी डिसीजन। ठीक है, कोई बिल पास होता है ना तो उससे पहले जनता को बताया जाता है ना कि ये चीज हम लागू करवाते हैं, उस चीज के बारे में खबरें फैलाते हैं ना, तब जाकर उस चीज पे एक डिसीजन लिया जाता है। कहां पे? पार्लियामेंट हाउस में। क्लियर है? तो क्या हुआ है, डेमोक्रेसी की वजह से हमारी जो डिसीजन मेकिंग क्वालिटी वो क्या हुई है, इंप्रूव हुई है। क्लियर हुआ? किसकी वजह से? डेमोक्रेसी की वजह से। डेमोक्रेसी क्या होती है कि जब हमारी पावर बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट बॉडीज में डिवाइडेड। कौन सी बॉडी? सेंट्रल, स्टेट एंड
लोकल, पंचायती राज जिसको हम कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है जो बेटा क्या लिखा है, डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ सिटीजन। डेमोक्रेसी किस चीज को प्रोटेक्ट करती है, इंटरेस्ट ऑफ सिटीजन। ठीक है, कि जनता का इंटरेस्ट किस चीज में है, जनता का जो भी इंटरेस्ट है, सिटीजन का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करके चलती है कौन, हमारी डेमोक्रेसी। ठीक है, यानी कि डेमोक्रेसी का तो सिंपल मतलब क्या है, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है और उनके हाथ में जो पावर है, तो क्या वो अपनी पावर का मिसयूज कर सकते हैं, वो बियॉन्ड हमारी क्या कोई डिसीजन ले सकते हैं, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। तो इन सब चीजों की वजह से क्या है, जो हमारा राइट है, जो भी हमारा इंटरेस्ट है, या जो भी हमारे क्या है अपॉर्चुनिटीज है, वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगी, क्योंकि बियॉन्ड डेमोक्रेसी जाके हमारी गवर्नमेंट कुछ भी एक्शन नहीं ले सकती, कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकती। अब जो डिसीजन मेकर है वो कौन है, पब्लिक, क्योंकि अगर उनको इलेक्ट होना है, अगर उनको एज ए रिप्रेजेंटेटिव बनना है कंट्री का, तो उस चीज का भी डिसीजन कौन लेती है, हमारी पब्लिक। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो क्या है, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, कि लोग और उनके रिप्रेजेंटेटिव। लोग कौन हुए, हम, रिप्रेजेंटेटिव्स कौन हुए, पीएम, सीएम, प्रेसिडेंट, एमएलए, ये लोग, वो हमारे क्या है, रिप्रेजेंटेटिव्स। रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होते हैं, निर्देशक। ठीक है, या फिर हाँ निर्देशक, या फिर जो हमको कहीं पे जाकर प्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, हमारी प्लेस पे जैसे मान लो मोदी जी है, उनको किसने इलेक्ट करा है, हमने इलेक्ट करा है, जनता ने। तो मोदी जी क्या, जैसे बाहर कंट्रीज में जाते हैं तो किस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया को। तो क्या इंडिया की पूरी जनता उठ के गई है वहां रिप्रेजेंट करने, नहीं, हमने जिस एक आदमी को इलेक्ट करा था वो क्या इंडिया का सुप्रीम होकर हमारी पूरी कंट्री को आउटर कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो हमारे कौन हो गए, रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, कि वो एक पूरी इंडिया का फेस बन के गए हैं और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज में। क्लियर है? देखो आगे क्या है, द सेंट्रल कॉन्सेप्ट बिहाइंड डेमोक्रेटाइजेशन एंड इज टू इंश्योर द कंसेंट, इंडोर्समेंट एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द जनरल पॉपुलेशन। क्या लिखा है बेटा, द सेंट्रल कॉन्सेप्ट बिहाइंड डेमोक्रेटाइजेशन, क्या लिखा है ये, डेमोक्रेटाइजेशन। ठीक है, कि जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट यानी कि डेमोक्रेसी को लाने का मेन कॉन्सेप्ट क्या था, डेमोक्रेसी इतनी जरूरी क्यों थी, क्योंकि देखो इससे पहले क्या चीज थी, मोनार्की। मोनार्की यानी कि जहाँ पे केवल एक का शासन हो, तो क्या वहां पे हमको ये राइट मिलता था कि हम अपने डिसीजन ले सके, या हमारी कंट्री के अंदर जो भी होना है क्या वो लोगों के लिए सही है या नहीं है, ये चीज हमको मालूम होती थी, नहीं, जो डिसीजन आगे वो हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो क्या बोला है कि द सेंट्रल कॉन्सेप्ट बिहाइंड डेमोक्रेटाइजेशन is to ensure the consent, endorsement and active participation of the general population। कि डेमोक्रेसी लाने का मेन मोटिव ही यही था कि हर चीज में किसका पार्टिसिपेशन हो, पब्लिक का, लोगों का हर चीज में पार्टिसिपेशन हो, उनका कंसेंट हो। ठीक है, मतलब हर एक व्यक्ति को कंट्री का एक नंबर मान के चलेंगे हम। ठीक है, कि हमारा जो हर एक पर्सन है, चाहे वो किसी भी जगह का हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, हम हर एक पर्सन को कंट्री का मेंबर मान के चलेंगे। एंड बीइंग अ मेंबर ऑफ द कंट्री वी हैव द राइट एंड वी हैव द एक्टिव पार्टिसिपेशन इन एवरीथिंग। ठीक है, कंट्री के मेंबर होने के नाते हमारा हर चीज में पार्टिसिपेशन है और हमारा हर चीज में राइट है। तो ये मेन सेंट्रल कॉन्सेप्ट लेके हम किस चीज में चले थे, डेमोक्रेसी में, कि डेमोक्रेसी लाने का मेन कॉन्सेप्ट हमारा यही है कि हमारी जनता का हर चीज में कंसेंट होना चाहिए, वो हर चीज के लिए इंश्योर होनी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, मेन यहाँ पे क्या है कि यहाँ का सेंट्रल कॉन्सेप्ट क्या था, किस चीज का, हमारे डेमोक्रेसी का। ठीक है, कि हमारे डेमोक्रेसी को लागू करने के पीछे क्या मेन कारण था, हम बिना डेमोक्रेसी के भी तो कंट्री को सर्वाइव कर सकते थे। तो डेमोक्रेसी लाने का मेन रीजन क्या था, ताकि पब्लिक का हर चीज में क्या हो, कंसेंट हो सके, ताकि जो हमारी जनरल पॉपुलेशन है, जो हमारी पॉपुलेशन है, उसका हर चीज में पार्टिसिपेशन हो सके। ठीक है, ताकि हम उनको भी ये चीज फील करवाएं कि हाँ वो भी उसी कंट्री के एक मेंबर हैं, तभी उनका हर चीज में एक एक्टिव पार्टिसिपेशन है। क्लियर है? आगे आज बेटा क्या है, इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स ऑक्यूपाई अ क्रूशियल पोजीशन एंड कंट्रीब्यूट टू द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेटिक स्टेट। क्या बोला बच्चे, कि हर एक इंडिविजुअल या फिर जो ग्रुप्स है, हर एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप्स ऑफ पीपल है, वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों का एक क्रूशियल पोजीशन है एंड कंट्रीब्यूट टू द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेटिक स्टेट। एक डेमोक्रेटिक स्टेट में जो भी फंक्शनिंग हो रही है, एक डेमोक्रेटिक स्टेट में जो भी फंक्शनिंग का मतलब समझे, किसी भी तरीके का अगर रूल अप्लाई हो रहा है, कोई भी न्यू पॉलिसी आ रही है, कोई भी बिल पास हो रहा है,
तो हर चीज पहले किससे जाके कंसेंट की जाएगी? पब्लिक से। अब तुम कहोगे दी हमारे पास तो हमारा जो प्रेसिडेंट है वोट के तो नहीं आता, तो बेटा प्रेसिडेंट तो आ भी नहीं सकता, उनकी तो पोस्ट ही अलग है। हम क्या उनके बिल्कुल नियर बाय हैं? नहीं, हम लोगों के क्षेत्र में हम जिस जगह पर रह रहे हैं, हमारे नियर बाय पे जो भी मिससे इलेक्ट हुआ होगा, हमारा कंसेंट उससे रहता है, ठीक है। तो स्मॉल से लार्ज लेवल पे जाके हमारी बात आगे, ठीक है, मेन सुप्रीम तक पहुंचती है। ठीक, क्या है कि हमारा हर जगह क्या है, क्रूशियल पोजीशन है, हमारी एक अलग से पोजीशन है कि बिना इस पोजीशन का जब तक जो डिसीजन है वो यस या नो जब तक नहीं आएगा तब तक हम कुछ आगे अपना डिसीजन ले सके। जो हमारे क्रूशियल पोजीशन में जो लोग बैठे हैं, अगर जब तक वो डिसीजन नहीं देंगे अपना कि ये चीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तब तक जो हमको डिसीजन लेना वो चीज पूरा नहीं हो पाएगा। क्या है, हर एक इंडिविजुअल या फिर जो ग्रुप्स है ऑक्यूपाई अ क्रूशियल पोजीशन एंड कंट्रीब्यूट टू द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट। एक डेमोक्रेटिक स्टेट के प्रॉपर फंक्शनिंग में इन लोगों का क्रूशियल पोजीशन रहता है, किसका? जनरल पब्लिक का। क्लियर है? पक्का? देखो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे से टॉपिक कंटिन्यू होगा, ठीक है। अब जैसे था पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, और रिप्रेजेंटेटिव्स के हमारे क्या फंक्शंस वगैरह होते हैं, क्या पावर्स होते हैं, आगे उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। क्लियर हुआ सबको? कोई क्वेरी है तो पूछ लो, नहीं है तो वेरी गुड, अच्छी बात है, ठीक है।